रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह के अपने दौरे में सेना के साथ अपना और सेना दोनों के हौसले का पैगाम इन तस्वीरों के साथ पहुंचाया। एक तरफ राजनाथ ने थामी बंदूक तो टैंक के साए में रक्षा मंत्री की सेना के जवानों के साथ तस्वीर दिखी। उसके बाद सेना के सबसे काबिल लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे ने रक्षा मंत्री के सामने गश्त लगाई, जबकि सेना के जवानों ने अपने हौसले को हाई दिखाते हुए पैराशूट से उतरे ये जवान। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 2 दिवसीय दौरा लद्दाख का लेह पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां एक तरफ सेना के साथ फोटो खिंचवाई तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बंदूक थामी। संदीप बोल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, एक तरफ राजनाथ सिंह ने बंदूक थामी तो वहीं टैंक के साए में सेना के जवानों के साथ तस्वीरें खिंचवाई, ये किस तरीके का संदेश, पैगाम और किस ओर इशारा? देखिए, चीन को ये सीधे तौर पर संदेश ये गया है कि रक्षा मंत्री जिस तरीके से वहाँ पे सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए हैं, साथ ही वो सारी एक्टिविटीज को जो है जो कि वहाँ पे अमूमन युद्ध की स्थिति में जो भारतीय सेना अपने आप को तैयार रखती है उसका उन्होंने जायजा लिया। वो टैंक के साथ भी दिखाई दिए, टीका मशीन गन जो है उन्होंने उसको एम भी किया, उनके सामने Mi-17V5 हेलीकॉप्टर से पैरा ड्रॉप हुए। तो ये सारी चीजें ये बताने को तैयार है कि भारतीय सेना जो है पूरी तरह से किसी भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है अगर चीन की तरफ से कुछ ऐसी स्थिति थोपी गई, क्योंकि चीन जो है अब एडमेंट है, वो अपने जो जिन इलाकों में वो आके घुसा था उससे पीछे जाने को तैयार नहीं हो रहा है। 4 बार कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से जो है डिसंगेजमेंट का प्रोसेस हुआ है, लेकिन डिसंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा अभी तक नहीं हुआ है। और ऐसे में रक्षा मंत्री का दौरा जाहिर सी बात है कि ये ना सिर्फ मनोबल बढ़ाने के लिए है वहाँ के लोग, वहाँ जो सेना के जवान है, बाकी दूसरा जो है चीन को सीधा संदेश है कि भारत सरकार जो है उसकी एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए वो हमेशा तैयार रहेगी। बिल्कुल संदीप, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच बता दें कि सेना के जवानों का हौसला देश के रक्षा मंत्री ने कुछ इस अंदाज में बढ़ाया। उन्होंने खुद सेना की सबसे सटीक निशाना लगाने वाली बंदूक थामकर अपना निशाना साधा, जबकि भीष्म टैंक के साए में सेना के जवानों के साथ खुद रक्षा मंत्री ने तस्वीर भी खिंचवाई। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके हाथ में LMG है, तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं टैंक के साए में किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ खिंचवाई फोटो भी। तो यह अंदाज बता रहा है कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए और हर दुश्मन देश का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो सेना के जवानों का हौसला देश के रक्षा मंत्री ने कुछ इस अंदाज में बढ़ाया। ये 2 तस्वीरें उसी अंदाज को बताती आपके सामने। खुद सेना की सबसे सटीक निशाना लगाने वाली बंदूक थामकर उन्होंने निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने सेना के हथियारों के प्रदर्शन में काफी दिलचस्पी दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद LMG उठाकर निशाना साधने के अपने हुनर का प्रदर्शन किया, जबकि LAC पर तैनात टैंक के साथ भी राजनाथ सिंह नजर आए। रक्षा मंत्री के सामने रात के अंधेरे में अचूक निशाना लगाने में माहिर हेलीकॉप्टर का भी प्रदर्शन हुआ। अपाचे हेलीकॉप्टर ने दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गश्त लगाई, जिसका जायजा खुद रक्षा मंत्री ने लिया। इस मौके पर फौज के जवानों ने पैराशूट से छलांग लगाकर रक्षा मंत्री के सामने अपने हौसले और हुनर की बेहतरीन नुमाइश की। तो ये तैयारी है LAC पर भारत की, और इन तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की भी कोशिश किस तरीके से भारत पूरी तरीके से तैयार है। संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इन तैयारियों के साथ, इन तस्वीरों के साथ जो अंदाज और जो रुख भारत का दिखाई दे रहा है, संदीप, ये कितना बड़ा दबाव चीन पर? देखिए, चीन जो है अभी जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है उसमें भारतीय सेना जो है चीन से 2 कदम आगे ही है, चाहे वो टेरेन वाइज हो, चाहे लड़ने की क्षमता हो या हथियारों का समय से उस इन इलाकों में तैनात किया जाना हो। चीन को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि भारत जो है इतनी बड़ी तैयारी इतने कम समय में कर लेगा, और यही वजह है कि उसको भी जो है अपनी तैयारियों को बढ़ाना पड़ा।
बात करें हम लोग T-90 भीष्मा, जो कि 60 टन से ज्यादा वजन वाला टैंक है, उसको जब लद्दाख में जो उसके अतिरिक्त रेजिमेंट वहां पे तैनात की गई, और उसी से साफ हो रहा था कि भारत जो है पूरी तरह से आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार है अगर वो थोपी जाती है। और जिस तरीके के हथियारों की बात करें हम लोग, जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है, दुनिया का सबसे डेडलीस्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है अटैक के मोड पे, और वो जो है जमीन से महज कुछ मीटर दूरी पर भी उड़ान भर सकता है। बहुत बेहतरीन इसका हेलीकॉप्टर है। उसको जो है, उसका जो होम बेस है वो जो है पठानकोट में है, लेकिन उसको तैनात किया गया लेह के आसपास। जाहिर सी बात है कि ये हमारी तैयारी को दर्शाता है कि किस तरीके से हम लोग जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैयार हैं। और बाकायदा अगर हम लोग जमीन की लड़ाई करें, क्योंकि वो इलाका पहाड़ी भी है और काफी इलाके जो है वो पठारी भी है, प्लेन्स भी है, तो वहां पे अगर लड़ाई होती है तो उसमें टैंकों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जो है भारतीय सेना ने अपने अतिरिक्त जो है टैंक के दस्ते वहां पे तैनात किए हैं। T-90 भीष्मा जो है वो नॉर्मली उसको इस्तेमाल में लाया जाता है भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास, लेकिन वो हाई ऑल्टीट्यूड में वो ऑपरेट करेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी, हमारी पावर, हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत जो है वो सीधे तौर पर इससे साफ हो रही है। और ये तस्वीरें जो है वो साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से हम लोग उस जगह तैयार है। आपने कभी भी ये नोटिस नहीं किया होगा कि चीन किसी भी ऐसे जगह पे जाके जो है अपने जवानों के साथ खड़ा हुआ हो, कोई एक ऐसा वीडियो जो है जारी आज तक नहीं किया गया। लेकिन भारत जो है वहां पे ना सिर्फ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री लगातार जो है उन सब इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पे कि भारतीय सेना आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट में है। जो अभी तक फिलहाल हम लोग को जानकारी मिली है उसके मुताबिक रक्षा मंत्री ने लैंड करते ही सबसे पहले आर्मी, ITBP, एयरफोर्स के साथ जो है बैठक की, उनको एक इमीडिएटली ब्रीफिंग दी गई। उसके बाद अब वो ITBP और लद्दाख स्काउट के जो जवान हैं लुकुंग BPO पोस्ट में वहां पे मुलाकात भी करेंगे। बिल्कुल संदीप, इस पर आपसे और भी जानकारी लेंगे। कुछ तस्वीरें जरा दिखा दे अपने दर्शकों को। ये देखिए 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जब पहुंचे लद्दाख तो सेना के अधिकारियों की तरफ से उनका जोरदार स्वागत हुआ। रक्षा मंत्री का गलवान घाटी में जो चीनी सेना के साथ झड़प हुई थी उसके बाद ये पहला दौरा है। हालांकि उससे पहले वो 2 जुलाई को जाने वाले थे, लेकिन प्रोग्राम टल गया था। अगले दिन नरेंद्र मोदी पहुंच गए थे और आज रक्षा मंत्री पहुंचे। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राजनाथ का काफिला लेह में दिखाई दिया। राजनाथ सिंह ने बंदूक थामी तो अपाचे ने बढ़ी दुर्गम इलाकों में उड़ान, पैराशूट से जवान उतरे, कमांडोज का प्रदर्शन और टैंक के साथ भी राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ खिंचवाई फोटो। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि भारत दो टूक कह चुका है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और चीन संभल जाए, लेकिन राजनाथ सिंह का यह दौरा जाहिर तौर पर एक बार फिर से चीन को रिमाइंड कराने के लिए कि अब अगर कोई भी हरकत की और जिस तरीके से वो कुछ इलाकों में अड़ियल रवैया इख्तियार किए हुए हैं, अपनी मौजूदगी बनाए हुए, अगर वहां से भी नहीं हटा तो फिर हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद पहुंचे हैं और उन इलाकों का वो दौरा कर रहे हैं, वहां पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं जो LAC के बेहद नजदीक है। आपको याद होगा, हालांकि पहले ये तस्वीर देख लीजिए, LMG हाथ में लेकर राजनाथ सिंह ने खुद सटीक निशाना साधा। जवानों की हौसला अफजाई के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। इससे पहले 2 जुलाई को पहुंचने वाले थे, लेकिन उनका प्रोग्राम टल गया था। अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और आपको याद होगा चीन को किस तरीके से उन्होंने LAC के बिल्कुल करीब उस इलाके में नीमू में जाकर चेताया था कि वो अपनी जो विस्तारवादी नीति है उसको छोड़ दे, और उस पर चीन की तरफ से भी बौखलाहट भरा स्टेटमेंट सामने आया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचकर सुरक्षा की समीक्षा करते नजर आए। ऑडियो टेप सामने आने के बाद राजस्थान में कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस से निलंबित किए गए। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को कहा गद्दार। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने कहा कि 1.5 साल से सचिन पायलट से बात नहीं हुई। NDA में शामिल सांसद हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे पर गहलोत सरकार को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगाने की सचिन पायलट की याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने जैश के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के 75 साल होने पर आयोजित कार्यक्रम को PM मोदी संबोधित करेंगे। देश में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा करीब 35,000 नए कोरोना मरीज सामने आए।
देश में 24 घंटे में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा 687 मरीजों की मौत हो गई। मुंबई के सीएसटी इलाके में भारी बारिश से गिरी इमारत में 6 लोगों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस से मुठभेड़ में घायल होने के बाद 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में उनके मनोचिकित्सक का आज भी बयान दर्ज किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के मामलों की रिकवरी रेट 82% से ज्यादा हो गई है। बिहार के छपरा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई। बीसीसीआई की आज होने वाली बैठक में भारत के आगामी दौरों पर घरेलू क्रिकेट के कार्यक्रम पर चर्चा होगी। वेस्टइंडीज के साथ हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 207 रन बना लिए। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से फिल्म मोहम्मद दी मैसेंजर ऑफ गॉड की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। गद्दार हैं वो टाइमली चले जाएं तो पार्टी का नया रूप उभर के आएगा। 1.5 साल में हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी, टॉकिंग टर्म ही नहीं है। अब बात उस इंटरव्यू की जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हां, राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत ने न्यूज 18 को सबसे विस्फोटक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा। गहलोत के मुताबिक पिछले 18 महीने से उनकी पायलट से बात नहीं हुई क्योंकि जब से सरकार बनी है तभी से वो राजस्थान में कांग्रेस को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। अशोक जी, पिछले कुछ दिनों से प्रदेश की सियासत में जो चल रहा है, अब कहां जा रहा है ये? क्योंकि कोर्ट तक मामला चला गया, घर का झगड़ा आपके कोर्ट तक चला गया, कैसे निकलेगा हाल इसका? वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जिस प्रकार स्थिति बनाई गई, घर का झगड़े घर में निपटते हैं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। अगर घर के झगड़े आप दुश्मनों से लेके, दुश्मनों का मतलब यहाँ विरोधी है, हमारे कोई दुश्मन होते नहीं हैं, अगर उनके साथ मिली भगत करके राजनीति करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी में क्या बचेगा? ये सब खेल चल रहा है, उस प्रकार का चल रहा है। महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, तो अति महत्वाकांक्षी इतना हो जाओ कि आप फाउल खेलने लग जाओ तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो राजनीति चली है कि हम लोग 20, 15, 12 जो भी हैं कम ज़्यादा होते रहते हैं, इनके आधार पर ही जो है 100 का आंकड़ा पार किया हुआ सरकार बैठी हुई यहाँ पर जी, उसको गिरा करके आप बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाना चाहते हो तो जनता कभी माफ़ नहीं करेगी ऐसे लोगों को, ये मेरा मानना है। लेकिन सर एक बात बताइए, आप लोग इतने एक साथ, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, गड़बड़ कहाँ से हुई? क्या ऐसा हो गया आप दोनों के बीच में कि इतने आगे तक चले गए? जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। नई बात नहीं है, जब से सरकार बनी तब से षड्यंत्र शुरू हो गए थे। सचिन पायलट षड्यंत्र तब से करना शुरू कर दिया? आपके पास इस तरह के सब सबूत हैं? जब 1.5 साल में हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी, टॉकिंग टर्म ही नहीं है। एक मंत्री मुख्यमंत्री बात नहीं करे, चला नहीं ले, डायलॉग रही नहीं। डेमोक्रेसी में कितने विरोधी भी होता है तो डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरती होती है डायलॉग रखना। डायलॉग तो आवश्यक होता है, डायलॉग ही नहीं है और जो खबरें आती गई 1.5 साल तक, उसके लिए तो एक किताब लिख दो बोले पूरी आप। तो ये स्थिति थी। ये जो मीडिया जिस रूप में चला रहा है, सच्चाई कुछ नहीं उसके अंदर, पर मीडिया है, चौथा स्तंभ है, उसकी चिंता होनी चाहिए डेमोक्रेसी के भविष्य की देश के अंदर। सच्चाई लेकिन क्या है सर? क्या सच्चाई है? आपने कहा कि मेरे पास सबूत हैं कि सचिन पायलट पैसे रुपए की बात करके विधायक खरीदने की बात कर रहे थे, इतना सबूत आपके पास है? जो कुछ मैंने कहा एक बार मैंने रिकॉर्ड पे कह दिया, ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा है। अब जो कुछ कहना है तफ्तीश जब होगी एसओजी की तो मुझे बुलाया गया वहां पर, और फिर भी ऐसा माहौल बनाया गया देश के अंदर, बेचारा बनने के, बेचारा सचिन पायलट जी को नोटिस दे दिया एसओजी ने। अरे भाई 10-12 नोटिस गए होंगे
हमारी पार्टी ने कंप्लेंट की थी उनको कि हमारी सरकार गिराने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। हमने कभी इनका नाम नहीं लिया, सफाई ये दे रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कोई षड्यंत्र था ही नहीं, कोई ऑफर हुआ ही नहीं। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बीजेपी नेताओं से, आंसर आ रहा मेरी पार्टी के अध्यक्ष जी से, ये कैसे होता है क्या? अब जो कुछ हुआ है सामने, अब पूरी मेहमान नवाजी किसकी हो रही है? वकील लोग कल एपीआर हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं? किसके बाड़ाबंदी जो की गई गुड़गांव में या मानेसर में, ये उस वक्त होने वाली थी जब राज्यसभा चुनाव थे। उसके पहले 10 तारीख को मुझे 10 दिन के लिए एमएलए को एक साथ इकट्ठा करना पड़ा। नौबत क्यों आई वो? तब भी कहा गया नहीं तो डिप्टी सीएम साहब को डाउन करने के लिए सीएम साहब ने चाल चली है। कोई मुख्यमंत्री 10 दिन तक विधायकों को इस प्रकार बैठा सकता है? अच्छी परंपरा है क्या? मैं खुद बुरा मानता हूँ। सरकार बचानी थी मुझे उस दिन। रात को 2 बजे जाने वाले थे लोग, 2 बजे रात को मैंने 1 बजे कलेक्टरों को उठाया, मेरे कांग्रेस नेताओं को इतला करी कि भाई कल शाम तक सब जयपुर पहुंचने चाहिए। और मुझे खुशी से बात की है कि करीब करीब तमाम विधायकों ने शाम तक पहुंचने के लिए हाँ ही नहीं करी, बल्कि पहुंच गए करीब करीब। जब पहुंच गए तो इनकी आंखें खुली, क्या हो गया? तो फिर पूरा बयानबाजी होने लग गई कि नहीं कुछ नहीं था, क्यों बुलाया, कोई खरीद फरोख्त हो ही नहीं रही थी। जबकि मेरे पास उस वक्त भी प्रूफ थे, आज भी प्रूफ है। सचिन पायलट खरीद फरोख्त करा रहे हैं। मैंने कल जो कहा है मीडिया को, वो मेरा ऑफिशियल बयान है, ऑन रिकॉर्ड पे मैंने कहा है। एक आज जो खबर आ रही थी, हाँ बोलिए। एक जो बात है, उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू में कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अध्यक्ष थे कमलनाथ, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। अमरिंदर सिंह अध्यक्ष थे, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। भूपेश बघेल अध्यक्ष थे, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। मैं अध्यक्ष था, मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। राजस्थान का सचिन पायलट का बयान। देखिए, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक का मैंडेट किसके पक्ष में है, पब्लिक का मैसेज क्या है। जब घर घर में बात थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनना चाहिए, विधायक जीत के आए, टिकट चाहे इन्होंने दिलाए, मैंने दिलाया, किसी ने दिलाए, अधिकांश विधायकों ने जो अपनी राय प्रकट कर दी, अधिकांश विधायकों ने कह दिया हाईकमान तय करेगा, हमने हाईकमान में छोड़ दिया, तो सोच समझ के फैसला हुआ। फैसला होने के बाद में आज तक मैंने कभी देखा नहीं कि कोई उसको चैलेंज करे, और यहाँ स्थिति दूसरी बनी रही। तो ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। वहाँ की स्थिति दूसरी थी राजनीतिक तौर से, यहाँ की स्थिति बिल्कुल दूसरी थी, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना। लेकिन मैं वो व्यक्ति हूँ, अगर मुझे अंदाज हो जाए कि पब्लिक मेरे पक्ष में नहीं है, पब्लिक मुझे चाहती नहीं है, विधायक गणों का मूड दूसरा है, वो मुझे इस काबिल नहीं समझते हैं, तो मैं उन लोगों के अंदर हूँ, मैं खुद हाईकमान को जाके अलग से ब्रीफ करूँ, पार्टी के इंटरेस्ट में हमें ये फैसला करना चाहिए। मेरे खून में वो बात है। जल्दबाजी कर गए सचिन पायलट? नहीं, जल्दबाजी कहाँ की? 1 साल लगाया, 1.5 साल लगाया, जल्दबाजी नहीं करी। पहले बीजेपी में जाएंगे, फिर देखा बीजेपी में जाने को कोई तैयार एमएलए नहीं हो रहा है, तो थर्ड फ्रंट बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, और राजस्थान से कांग्रेस को समाप्त कर दूंगा मैं। अगर बिहार में हो सकता है और राज्य में हो सकते हैं, बीजेपी से मिली भगत सरकारें बनती भी है, बिगड़ती भी है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? बन पाएंगे आपको लग रहा है? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर मैं क्यों किसी को चैलेंज करूं? तो इतना मैं कह सकता हूं कि गद्दारी नहीं करनी चाहिए। जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया हो, मुझे 28 साल में मेंबर 28 साल में एमपी बन गया, 29 साल में मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, 34 साल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गया, 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री रहा, 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा,
3 बार मैं एआईसीसी का महामंत्री रहा और तीसरी बार मुख्यमंत्री हूँ। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी थी उस वक्त की, उसकी लड़ाई खूब हुई थी यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में। तो उसी रूप में हम लोगों ने मेहनत करी। संकट बहुत आए थे। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, राजीव गांधी हमारे नेता थे, उनकी हत्या हो गई। तब भी हमने पार्टी के प्रति वफादारी रखी, कमिटमेंट रखा, पार्टी की विचारधारा, नीति, कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने में लगे रहे रात दिन तक, चाहे कोई पद पे रहे अथवा नहीं रहे। तब जाके आज 40 साल के बाद में भी जो जमात दिख रही है आपको, जिनको आप कहते हो वो सीनियर बन गए हैं, घर बैठ जाना चाहिए। अरे भाई, पहले उम्र होती थी 60 साल की, अब 60 साल की उम्र नहीं होती है, अब उम्र बढ़ गई है। इसलिए बार बार ये जूनियर सीनियर की बात नहीं करनी चाहिए। जूनियर और नौजवान पीढ़ी आनी चाहिए। जैसे हम लोग आए थे, हम लोग सभी नौजवान थे उस वक्त में। गुलाम नबी आज़ाद हो, आनंद शर्मा हो, एम.ए. पटेल हो, मुकुल वासनिक हो, रमेश चंद्रचंद्र हो, कितनी लंबी लिस्ट, तारिक अनवर हो, ये सब उसमें पहली बार आए थे वहाँ पर। और पहली बार आके आज तक जिंदा है राजनीति के अंदर। अगर हम राजनीति छोड़ दें क्या करें बताओ? ये नहीं देखना चाहिए। आप अपना काम करो। आज संकट का वक्त है, पार्टी के सामने चैलेंज है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो चैलेंज था बड़ा। उस वक्त भी हम लोगों ने सड़कों पर उतर राजनीति करी, लंबा संघर्ष किया। एनएसयूआई के अंदर, यूथ कांग्रेस में संकट में आ गई पार्टी, तब किया। तब जाके आज ग्रूमिंग ऐसी हुई, आज भी वहाँ पर काम करने लायक है। और इनके मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं हमेशा राहुल गांधी जानते हैं, जब कभी पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग होती है तो सबसे ज़्यादा पैरवी मैं करता हूँ युवाओं की, एनएसयूआई की, यूथ कांग्रेस की, युवाओं की। यही कल का भविष्य देश का है। ये हमसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि आज आईटी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी का, आज कंप्यूटर आ गए, सुपर कंप्यूटर आ गए। इनको ज़्यादा लाभ है काम करने का। उसकी बजाय आप खाली माहौल बना दो, सीनियर जूनियर, सीनियर जूनियर। उसका नतीजा अब आप अति महत्वाकांक्षी बन जाओ तो फिर 5 साल लोग ऐसे होते हैं आपको, वो कभी आपको प्रधानमंत्री, कभी मुख्यमंत्री, कभी केंद्रीय मंत्री, कभी और कोई पद पे, वो ऐसी बातें फैलाते हैं आपके सामने। आपकी खुद के सोचने की शक्ति जो है वो पीछे चली जाती है। उसका परिणाम है। धन्यवाद। अच्छा सर, एक और सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आप एक कहावत है हमारे यहाँ, क्षमा बड़न को शोभत है, छोटन को उत्पात। तो अगर आए सचिन पायलट, क्योंकि आपके प्रवक्ता ने अपील भी की आएंगे तो कैसे व्यवहार करेंगे उनके साथ? अभी उम्मीद है आपको? अरे वो जब मैं एमपी बन के आया तो वो 3 साल के थे, हमारे उनके घर आना था। आएंगे तो मैं तो उनको सबसे पहले प्यार से गले लगाऊंगा। मेरा उनके प्रति बहुत स्नेह भी है। राजनीति के लिए राजनीति है, तो व्यक्तिगत संबंध 40 साल से हों जिस परिवार के साथ में, तो आप सोच सकते हो कि मेरा क्या रुख रहेगा उनके प्रति। सरकार स्थिर है सर, और कितने विधायकों का? क्योंकि एक बार कोई 107 कहता है, कोई 103, कोई 122। हमारे साथ में 200 विधायक हैं मेरे साथ में, क्योंकि मैंने काम ऐसे किए हैं, सबको साथ लेके चला हूँ। जब जिंदगी बचाने का वक्त था, और अभी भी है, कोरोना की महामारी में, तो मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ लेके चला। धर्म गुरुओं को, एक्टिविस्ट को, डॉक्टरों, रिटायर्ड डॉक्टरों को, अभी तक मैं सब साथ लेके चल रहा हूँ। अभी मैंने 21 घंटे की वीसी की है, 21 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सारे एमएलए, केंद्रीय मंत्री बीजेपी के, एमपी बीजेपी के, कोई आया, कोई रुका, कोई गया। वसुंधरा राजे जी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के यहाँ के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सब थे। यही तो बेनीवाल ने आरोप लगा दिया कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिले हुए। ना, वो तो नेता प्रतिपक्ष भी थे, गुलाब सिंह कटारिया जी थे उसके अंदर, सतीश पूनिया जी भी थे, सब थे। तो आप बताइए, 21 घंटे में बैठ के बात ही करी। और मुझे गर्व इस बात का रहेगा कि पक्ष विपक्ष सब ने, गवर्नमेंट का जो काम था कोरोना की लड़ाई लड़ने का, कोरोना के खिलाफ में जंग का, उस पर सब ने लोगों सरकार को अप्रिशिएट किया हो, और हमने कोई कमी नहीं रखी, अभी भी कमी नहीं रख रहे हैं। हाँ, वो मैंने देखा सर, तमाम जगह पे आपकी होर्डिंग लगी हुई है। एक सवाल मेरा है कि राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, सचिन पायलट को, ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपको लग रहा है राहुल गांधी की लीडरशिप के ऊपर भी ये सवाल है? उनकी लीडरशिप नहीं है, इनकी सोच पर है। राहुल गांधी की सोच तो देश नहीं दुनिया देख रही है, जिस प्रकार वो इंट्रैक्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, दुनिया को मालूम पड़ गया है।
आरएसएस और बीजेपी का तो ये षड्यंत्र होता है कि आप नंबर 1 जो होता है, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी बने, नंबर 1 कांग्रेस में जो है उसकी छवि खराब कर दो, पूरी पार्टी कोलैप्स हो जाएगी। तो 50 साल से मैं देख रहा हूँ वो खत्म नहीं कर पाए, कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाए। लेकिन आप ही के लोग जा रहे हैं ना छोड़ के। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आपके थे, सचिन पायलट तो आप ही के हैं ना। वही मैं कह रहा हूँ कि जब रगड़े ज़्यादा नहीं होती है यूथ कांग्रेस में, एनएसयू में, और क्योंकि पिताजी का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई तो उनको चांस मिल गया। ये उस तरह के लोग हैं जिनको सोचना चाहिए था कि हमें अपनी विरासत के कारण से अवसर दिया, पार्टी ने बड़ा दिल रख के दिया। मेंबर पार्लियामेंट बना दिया 34 साल की उम्र में, पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया, केंद्रीय मंत्री बना दिया, सिंधिया जी हो, पायलट साहब हो, और भी जो नेता हैं उन सबको, तो उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए था। नेता ने इनको आगे बढ़ाया है, उस नेता पे विश्वास करना चाहिए था। सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या लोग नहीं कहते थे, कोई जमाना था। आज सोनिया गांधी के प्रति आस्था देश के वासियों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों बन गई? अगर सोनिया गांधी के बारे में जो कमेंट सुनते थे उस वक्त में, और लोग अगर वो कमेंट सुन के चले जाते कांग्रेस वाले, तो कांग्रेस कहाँ रहती? क्या नहीं बोलते थे उनके बारे में। सही, हमने भी सुना। एक राहुल गांधी ने कमेंट किया सचिन पायलट के युवाओं के साथ बैठक करते हैं, निसुआई वालों के साथ, उनके साथ उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के पार्टी छोड़ के जाने पर घबराइए मत, परेशान मत होइए, जिसको जाना है वो जाएगा, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को समर्थन करता हूँ, और ये बात पहली बार नहीं हो रही है, सालों से हम करते आए हैं। जिनको जाना वो जाए, जिनका कमिटमेंट है नहीं हमारे पार्टी के साथ में, ऐसी लाइबिलिटी पद लेने के लिए बैठी जाती है। जो कमिटमेंट वाले लोग हैं, प्रतिबद्ध है हमारी विचारधारा के साथ में, उनको अवसर नहीं मिलता है। जो अवसरवादी हैं, जो गद्दार हैं, वो टाइमली चले जाएं तो पार्टी का नया रूप उभर के आएगा, ये मेरा मानना है। सर, आपके पास होम डिपार्टमेंट भी है, एसओजी ने जो नोटिस दिया था, अभी भी सचिन पायलट से पूछताछ होगी? कानून अपना काम करता है, मेरे से भी होगी, उनसे भी होगी। मेरे से कमाल है, जो नोटिस जाते हैं और लोगों को जा सकते हैं। मान लीजिए आज मैंने सुना एक टैप आई है, तो जो टैप आएगी या एसओजी को लगेगा कि वास्तव में जो कंप्लेंट की गई, कांग्रेस कंप्लेंट किसने करी थी? कांग्रेस ने करी थी। और वो कांग्रेस वालों को पूछे भाई आपने कंप्लेंट की है तो उसमें तथ्य क्या है? उसमें हमें संकोच क्यों हो, शर्म क्यों आए? यहाँ स्वाभिमान कहाँ बीच में आता है? अगर मैं पूछताछ में अपील होऊंगा तो मेरे स्वाभिमान कहाँ चोट लग गई? मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं अपील नहीं हुआ क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ। कानून सबके लिए समान होता है, सबके लिए समान होता है। लेकिन स्वाभिमान पे जो चोट की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सहानुभूति लेने के लिए करें, सहानुभूति लेने के लिए, बेचारा बन के राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। तो कुछ इस अंदाज में अशोक गहलोत ने इस इंटरव्यू में अपने मन का गुब्बार निकाला। दो सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। होटल फेयरमाउंट से हमारे साथ सहयोगी भवानी सिंह है, तो वहीं जयपुर से हमारे सहयोगी अरुण सिंह भी हमारे साथ हैं। अरुण, सबसे पहले आपके पास जिस तरीके से इंटरव्यू में मन का गुब्बार अशोक गहलोत ने निकाला, और आपसे थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला जिन सबूतों के साथ सामने आए, अशोक गहलोत ने मोर्चा खोला तो नोटिस मिल गया सचिन पायलट को, लेकिन अब जिन सबूतों का रणदीप सुरजेवाला जिक्र कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस अब और लीगल स्टेप्स पर विचार कर रही है सचिन पायलट, ना सिर्फ सचिन पायलट बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी? देखिए, बीजेपी के खिलाफ तो कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई लगातार चल रही है, और कांग्रेस के नेताओं ने, खुद अशोक गहलोत ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्रियों को राजस्थान की सरकार गिराने के लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन सवाल इतना ही नहीं, सवाल ये है कि साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री थे यानी सचिन पायलट, सरकार बनने के साथ ही साथ षड्यंत्र में लग गए। 1.5 साल से मुख्यमंत्री से वो बात तक नहीं करते थे। अशोक गहलोत की पीड़ा ये है, और वो ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मैं राजस्थान में समाप्त कर दूंगा। तो देखिए किस तरह अविश्वास की खाई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में, या मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष के बीच थी। ऐसे में संगठन कैसे
कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे इतना दिन चल गया, यही बहुत बड़ी बात है। जहां तक मेरी जानकारी, कांग्रेस नेतृत्व अब भी चाहता है कि सचिन पायलट किसी तरह से पार्टी के अंदर आ जाएं, लेकिन अशोक गहलोत ने जो इंटरव्यू में बातें कही हैं और जिस तरह से अविश्वास है अपने नायब पर उनको, अब वो नायब रहे नहीं, पूर्व नायब हो गए, लेकिन जिस तरह का अविश्वास है और जिस तरह का आरोप लगाया उन्होंने कि 10 करोड़ 35 करोड़ 25 करोड़ रुपया दे करके हमारे ही का ऑफर करके हमारे ही उप मुख्यमंत्री हमारी ही सरकार के खिलाफ वह षड्यंत्र रच रहे थे। और एक और बात उन्होंने कही कि जो एसओजी की जांच जिसको लेकर के सचिन पायलट भड़के हुए थे नोटिस मिलने को, उन्होंने कहा कि वो जारी रहेगी, यानी सचिन पायलट से एसओजी पूछताछ करेगी। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि एसओजी मुझसे भी पूछताछ करेगी, कानून सबके लिए बराबर है। तो अशोक गहलोत ने जिस तरह की बातें कही हैं, जो इरादा दिखाया इंटरव्यू में, उससे साफ है कि वो कम से कम सचिन पायलट को माफ नहीं करने वाले। राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी उठापटक के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने एक ऑडियो टेप का जिक्र किया और दावा किया कि टेप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता भंवरलाल शर्मा से और बीजेपी नेता संजय जैन से बातचीत कर गहलोत सरकार गिराने की साजिश की। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी लगातार कांग्रेस की सरकारों को गिराने की साजिश में लगी हुई है। कांग्रेस ने भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को कांग्रेस से निलंबित कर दिया है। विधायकों के खरीद फरोख्त की चर्चा चल रही है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में भी एक मुकदमा दर्ज है, जहां पर जांच भी चल रही है। कई प्रकार की अटकलें लगाई गई। 20, 25, 30, 35 करोड़ रुपए में विधायकों की निष्ठा और विश्वास खरीदकर राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जनमत से चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करवाने और गिराने के षड्यंत्र की बात जग जाहिर हुई, सामने आई। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका विधायकों की खरीद फरोख्त में कई बार प्रश्न चिन्ह के दायरे में आई। दोस्तों, कल शाम जो 2 सनसनीखेज वह चौंकाने वाले ऑडियो टेप मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। इस तथाकथित बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया है। यह अपने आप में लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। भाजपा द्वारा सत्ता की हवस का खेल खेला जा रहा है। कोरोना केस 10 लाख पार कर चुके हैं। आर्थिक महामारी और महंगाई ने लोगों की जिंदगी दूभर कर दी है। चीन ने हमारी सरजमीं पर कब्जा कर रखा है, परंतु मोदी सरकार और भाजपा बजाय कोरोना, आर्थिक मंदी और चीन से लड़ने की बजाय सत्ता लूटने के षड्यंत्र में लगी है। वहीं राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के चीफ विप महेश जोशी ने दावा किया कि कांग्रेस की ओर से खरीद फरोख्त में शामिल विधायकों की शिकायत एसओजी से कर दी गई है। क्या पूरा मामला, क्या आपने क्या केस दर्ज कराया? मैंने एफआईआर दर्ज कराई है। मैंने लिखित में शिकायत दी है कि 2 ऑडियो क्लिपिंग्स आई बाजार में चल रही हैं सोशल मीडिया पे। इनमें एक ऑडियो क्लिपिंग में किसी का नाम नहीं है, उसकी जांच हो कि ये कौन लोग हैं और नियमानुसार कार्रवाई। दूसरी ऑडियो क्लिपिंग जिसके अंदर नाम है हमारे श्री भंवरलाल शर्मा जी, जो हमारे सम्मानीय विधायक रहे हैं, जिनको अभी थोड़ी देर पहले पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है, उनकी आवाज़ को चूँकि हम सब लोग पहचानते हैं, उनका हमने विधायक के तौर कांग्रेस विधायक के तौर पर लिखा है। दूसरे श्री गजेंद्र सिंह हैं, जिनके बारे में लोग बाग ये कह रहे हैं, तथाकथित रूप से बात सामने आ रही है कि गजेंद्र सिंह की आवाज़ जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे मिलती जुलती है। तो हमने लिखा है गजेंद्र सिंह की पहचान हो, तीसरा संजय जैन है उनकी पहचान हो, नियमानुसार राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इस पर कार्रवाई। लेकिन गजेंद्र सिंह की ओर से कहा जा रहा है कि वो आवाज़ उनकी नहीं है। जांच में सामने आ जाएगा। बीजेपी के लिए फेक वीडियो तो वो भी वो एफआईआर दर्ज करा कि फेक वीडियो है।
भाई हम कह रहे हैं कि जो वीडियो आया है ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो एक FIR दर्ज कराएं कि फेक वीडियो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए इसकी प्रमाणिकता की जांच कराएंगे। इसकी प्रमाणिकता की जांच SOG करेगी। इस बीच कांग्रेस से निलंबित किए गए विधायक भंवरलाल ने रणदीप सिंह सुरजेवाला पर पलटवार किया और यह दावा किया कि उनका जो ऑडियो वायरल हुआ है वो फर्जी है। भंवरलाल ने सुरजेवाला पर वार करते हुए कहा कि उनका फर्जी ऑडियो तैयार करवाया जा रहा है। मेरा जो ऑडियो है जो वायरल हुआ है वो कतई फर्जी है और मुख्यमंत्री का OSD लोकेश शर्मा जगह जगह से MLA को दबाव में लेने के लिए अब मुख्यमंत्री की हताशा में है, तो ये फर्जी ऑडियो तैयार करा के जगह जगह MLA के पास भेजता है। MLA से फर्जी ऑडियो तैयार करवाते हैं। ये न मेरी की आवाज़ है न मेरी की वार्ता हुई, ये टोटली फर्जी है। तो भंवरलाल ने कहा है कि जो ऑडियो जारी किया गया रणदीप सुरजेवाला की तरफ से वो फर्जी है, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के चीफ की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस की ओर से खरीद फरोख्त में जो भी विधायक शामिल थे उनकी शिकायत SOG से कर दी गई है। भवानी, आपके पास जिस तरीके से अब कांग्रेस ये कह रही है कि शिकायत SOG से कर दी गई है, ऐसा लग रहा है कि अब वो तमाम जो लीगल विकल्प हैं उन कांग्रेस विधायकों के खिलाफ जो बागी हो गए, कांग्रेस उठाने पर विचार कर रही है और कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं अब इसके बाद। देखिए गायत्री, जो ऑडियो जारी किया गया वो भी उस लीगल विकल्प का ही हिस्सा है जिसके अंदर क्योंकि आज 1 बजे को हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है और हाईकोर्ट में ये पक्ष रखना ज़रूरी है इनके लिए कि आखिर किस वजह से ये इन पे दल बदल कानून लागू होता, क्या इन्होंने अनुशासन तोड़ा, किस तरीके से व्हिप का उल्लंघन किया और साजिश का जो आरोप लगाया था उसके अंदर साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार को गिराने की साजिश रख रहे थे। ये ऑडियो टेप जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक ये एडवोकेट्स को दिए जा रहे हैं और ये 1 बजे की जब सुनवाई होगी तब कोर्ट के अंदर रखे जाएंगे और ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि सरकार गिराने की साजिश में सचिन पायलट समेत ये विधायक शामिल थे, इसलिए इनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई यानी कि सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई होनी चाहिए, ये ठहराने की कोशिश होगी। दूसरा, ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सचिन पायलट पे कि वो रिएक्ट करे, क्योंकि ये सब आगे की अनुशासन की कार्रवाई का हिस्सा है। सचिन पायलट बिल्कुल चुप है और 2 तरह के गेम चल रहे हैं, एक लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ क्योंकि अभी भी दोनों खेमों के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पर भी डर है कि जो विधायक उनके साथ में बैठे हुए आगे क्या होगा उसको कोशिश की जा रही है। अशोक गहलोत एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि लीगल लड़ाई और पॉलिटिकल लड़ाई दोनों एक साथ लड़ी जाए और दोनों के जरिए सचिन पायलट को पे अटैक किया जाए, सचिन पायलट से ज़्यादा बीजेपी पे अटैक, जिससे कि सचिन पायलट का बीजेपी साथ न दे। असली जो दिक्कत हो रही है वो उनको लग रहा है कि बीजेपी पे किस तरीके से अटैक किया जाए, इसलिए आप देखिए कि इस वीडियो के अंदर ऑडियो जारी किया गया, उसमें सचिन पायलट का नाम नहीं लिया लेकिन बीजेपी पे अटैक किया गया। और एक हमारी जानकारी में आया कि ये जो शिकायत है वो दर्ज करा दी गई है और सचिन पायलट को भी एक नया नोटिस जारी किया जा सकता है, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, सचिन पायलट, भंवरलाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह, इन सबको नोटिस जारी किया जा सकता है। यानी कि जो पहले जिस नोटिस को लेकर SOG के नोटिस को लेकर इतना बवाल हुआ था, अब इसके आधार पे SOG को कहा गया कि वो आगे जांच करे और नोटिस जारी करे। जी बिल्कुल, तो अब जिस तरीके से लीगल विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से SOG से बाकायदा शिकायत की गई और ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट को एक और नोटिस मिल सकता है। उधर एक निर्दलीय विधायक संजय लोढ़ा ने भी ये दावा किया है कि SOG की जांच में ऑडियो टेप की सच्चाई सामने आ जाएगी। साथ निर्दलीय विधायक हैं संयम लोढ़ा। लोढ़ा साहब, पहले तो बताएं कि जो ये टेप आए क्या कहेंगे और इनकी विश्वसनीयता क्या? देखिए, इस सब की जांच तो करने के लिए SOG है, बाकी आप भी गजेंद्र सिंह जी की आवाज़ पहचानते हैं, भंवरलाल जी की पहचानते हैं, मैं भी पहचानता हूँ। क्या इसमें और भी लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? वो सब तो धीरे धीरे सामने आएगा। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है न्यूज़ 18 को इंटरव्यू में कि सचिन पायलट गद्दार है, क्या मानते हैं आप? ये सब चीज़ें तो SOG सामने लाएगी। आप क्या में देखते हैं इसको, बड़ी साजिश की तरफ देख रहे हैं? तो निश्चित रूप से साजिश के इसमें तो अब संशय करना ही कहाँ बाकी रह गया है। जब केंद्रीय मंत्री का, विधायकों का इस तरह का बातचीत का ऑडियो सामने आ गया और वो लगातार पार्टी की बैठ के चल रही है और पार्टी के में नहीं आ रहे हैं और हरियाणा की बीजेपी सरकार की मेजबानी का लाभ उठा रहे हैं, तो बाकी क्या रह गया है? एक आरोप हनुमान बेनीवाल लगातार कल से लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि
वसुंधरा राजे अशोक गहलोत से मिली हुई है और उन्होंने सरकार को बचाने के लिए कुछ विधायकों को प्रचार फोन पाने किया के तरीके हैं, प्रचार पाने के तरीके हैं, है। वसुंधरा राजे चुप भी है। ये सब पब्लिसिटी पाने के तरीके हैं। अब सरकार की क्या स्थिति, आप ये बताएं कि क्या सुरक्षित है? आप निश्चिंत रहें, पूरे 5 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब रहेंगे, राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे, राजस्थान को विकास के पथ पर ले जाएंगे। इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायकों के मामले में आज फिर से सुनवाई होगी। राजस्थान विधानसभा स्पीकर से मिले नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट गुट ने राजस्थान हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में सुनवाई की गुजारिश की, जिसे हाईकोर्ट ने मान लिया। सचिन पायलट ने अपनी याचिका में कहा है कि विधायक दल की बैठक के लिए व्हिप जारी करना कांग्रेस का आंतरिक मामला है और स्पीकर इसमें दखल नहीं दे सकते। हालांकि स्पीकर की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने नोटिस को पूरी तरह सही ठहराया। तो हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। कल 2 बार सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में। पहले सिंगल बेंच ने मामले को सुना था और उसके बाद संशोधित याचिका जब दाखिल दी गई थी उसके बाद डबल बेंच को ये पूरा मामला सौंप दिया गया था। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें 18 सचिन पायलट और उनके जो समर्थक 18 विधायक हैं, इस मामले में आज एक बार फिर से हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस को लेकर सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच नागौर से एनडीए के सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर दावा किया कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गहलोत सरकार को बचाने में जुटी हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे पर निशाना साधा। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की पूर्व सीएम राजे पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कुछ जाट नेताओं को फोन करके सचिन पायलट से दूरी बनाने को कहा है। और आइए अब आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जो हनुमान बेनीवाल की तरफ से किया गया है। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर लिखा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की अल्पमत वाली सरकार को बचाने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं। राजे द्वारा कांग्रेस के कई विधायकों को इस बारे में फोन भी किए गए। प्रदेश और देश की जनता वसुंधरा गहलोत के आंतरिक गठजोड़ की कहानी को समझ चुकी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस में उनके करीबी विधायकों से दूरभाष पर बात करके उन्हें अशोक गहलोत का साथ देने की बात कही। सीकर और नागौर जिले के एक जाट विधायकों को राजे ने खुद इस मामले में बात करके सचिन पायलट से दूरी बनाने को कहा, जिसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच जारी घमासान के बीच चूरू में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीएम अशोक गहलोत की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत पर नियमों के खिलाफ जाकर काम करने का आरोप लगाते हुए सद्बुद्धि यज्ञ किया। बीजेपी के मुताबिक अशोक गहलोत नियमों के खिलाफ बागी विधायकों को नोटिस भेज रहे हैं। सद्बुद्धि यज्ञ हवन का आयोजन रखा गया है। इस समय वर्तमान समय में जो राजस्थान की राजनीति के अंदर जो भूचाल है उसको लेकर जो हमारे प्रदेश के मुखिया अशोक जी गहलोत उनके द्वारा जो कुकृत्य किए जा रहे हैं इसके लिए आज हवन किया जा रहा है और हवन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे।